नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। देवभूमि के दंगल में आपका स्वागत है और आज चर्चा फिर मुश्किल में किसान। देवभूमि उत्तराखंड में किसान और मजदूर के मुद्दे पर सियासत तेज हो गई है। दरअसल उत्तराखंड में यूरिया खाद की कमी होने से किसानों को काफी परेशानियां हो रही हैं और बिना खाद के किसानों को काफी परेशानियां हो रही हैं। और आलम यह है कि लक्सर गन्ना समिति पर आया यूरिया खाद पहले दिन ही 8 घंटे में खत्म हो गया। लक्सर गन्ना समिति के 50,000 सदस्यों में से महज 3,000 किसानों को ही खाद मिला। समिति से जुड़े 47,000 से ज्यादा किसान अभी भी यूरिया खाद का इंतजार कर रहे हैं। एक तरफ जहां किसान यूरिया खाद के लिए परेशान है तो दूसरी ओर ईंट भट्ठा मजदूरों ने मजदूरी बढ़ाने को लेकर आंदोलन शुरू कर दिया है। ईंट भट्ठों पर काम करने वाले मजदूरों का कहना है कि सरकार ने वर्ष 2019 में निकासी के रेट 206 रुपए घोषित किए थे, बावजूद इसके उन्हें 150 रुपए प्रति हजार रुपए रेट दिया जा रहा है। सवाल यही कि एक ओर जहां केंद्र सरकार किसानों की आय को दोगुना करने का दावा कर रही है तो वहीं दूसरी ओर यूरिया खाद के लिए किसानों को परेशानी हो रही है। और ऐसे में सवाल बेहद महत्वपूर्ण कि क्या सरकार किसानों की समस्याओं पर ध्यान दे रही है। आखिर ऐसी परिस्थिति में कैसे किसानों की आय को दोगुना किया जाएगा जब किसानों को खाद ही नहीं मिलेगी। और आज इसी मुद्दे को लेकर विस्तार से देवभूमि के दंगल में चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। किसानों की आय को दोगुना करने का दावा कर रही सरकार के सामने बड़ी चुनौती आ गई है। दरअसल उत्तराखंड में यूरिया खाद की बेहद कमी देखने को मिल रही है, जिससे किसानों को काफी परेशानी हो रही है। बिना खाद के किसान बुआई नहीं कर पा रहे। यूरिया की कमी का आलम यह है कि लक्सर गन्ना समिति पर आया यूरिया खाद पहले दिन ही महज 8 घंटे में ही खत्म हो गया। लक्सर गन्ना समिति के 50,000 सदस्यों में से महज 3,000 किसानों को ही खाद मिली। वहीं समिति से जुड़े हजारों किसान अभी भी यूरिया खाद का इंतजार कर रहे हैं। वहीं एक तरफ जहां किसान यूरिया खाद के लिए परेशान हैं, तो वहीं दूसरी ओर ईंट भट्टा मजदूरों ने मजदूरी बढ़ाने को आंदोलन शुरू कर दिया है। ईंट भट्टों पर काम करने वाले मजदूरों का कहना है कि सरकार ने वर्ष 2019 में निकासी के रेट 206 रुपए घोषित किए थे, बावजूद इसके उन्हें 150 रुपए प्रति हजार रुपए रेट दिया जा रहा है। कागज हमने पास करवा रखे हैं और खाद की चुक्ति नहीं मिल रही। 3 साल से हम कागजों को भी ना वैसे ही धरो रखा। हम कोई 3 साल से कोई खाद नहीं दे रहा। वो गेहूं बेच कर आज भला जी हम परेशान हो को जाना किस तरह अपना वो कर रहे हैं। मैं कह रहा कि इनकी बार 2 योजना से खाद की बड़ी शॉर्टेज हो रही है। यहाँ 2,000-2,500 बोरे आए, वहाँ अगर 10,000 हो गई कि सरकार भी दवाई कर रही कि किसानों की दुगनी आय करेंगे। ना दुगनी आय हो रही, ना खाद की पूर्ति हो रही। किसान बड़ा पीड़ित है किसान, और इसके बारे में सरकार कुछ सोच नहीं रही, ऐलान कर रही। ऐसा है कि जैसे कि सरकारी रेट जो है 206 रुपये का है प्रति हजार, और ये दे रहे हैं 150 प्रति हजार। तो हमें पूरा रेट मिलना चाहिए, ताकि इतने मजदूर भाई है सब भट्टे पे काम करते हैं, ये निकासी वाली है सब, ताकि किसी को चोट लग जाए फिर हो जाए तो मालिक उसमें बोलता है कि भैया कोई जान पहचान नहीं है, मतलब कोई प्रूफ नहीं है हमारे पास उसका भट्टे का। वो जो है तो कमीशन बोल रहा है, कहने लगा 180 रुपये हजार देंगे हम, उसमें ठेकेदार को भी दे रहा है कमीशन। हमको क्या मिल रहा है वही 150। ये कमीशन का खेल क्या है? ये भी एक साजिश है इनके मालिकों की। अच्छा, हाँ जी। वहीं राज्य में किसानों और मजदूरों के मुद्दे पर सियासत गर्मा गई है। एक तरफ जहां सत्ताधारी दल किसानों के हित में किए गए कार्यों को गिना रहा है, तो साथ ही विपक्ष से भी हिसाब मांग रहा है। जबकि विपक्ष का आरोप है कि मोदी सरकार का ध्यान सिर्फ चुनाव जीतने में है। गरीब किसान मजदूरों की समस्याओं के समाधान पर सरकार का ध्यान नहीं है, जिसकी वजह से हर एक वर्ग को काफी परेशानी मोदी सरकार के राज में हो रही है। पिछले 10 सालों में इस देश में चाहे किसानों की समस्या हो, चाहे नौजवानों की समस्या हो, चाहे बेरोजगारों की समस्या हो, किसी भी वर्ग की समस्या हो, महिलाओं का हाल देख लो आप। कर्नाटका में जिस प्रकार का भंडाफोड़ हुआ है, भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा सामने आ गया है। महिलाओं के प्रति उनकी संवेदनशीलता, इतनी बड़ी बड़ी बातें प्रधानमंत्री करते हैं महिलाओं के बारे में। मणिपुर में वो सोए रहे, और वहां पर पश्चिम बंगाल में कोई बात होती है तो प्रधानमंत्री चिल्लाने लगते हैं। लेकिन कर्नाटका में प्रज्वल रवन्ना का जो इतना बड़ा खुलासा हुआ है
पूरा देश शर्मसार हो रहा है। ये मेरी समझ में नहीं आ रहा विपक्ष तो इस बात को क्यों बोल रहा है कि विपक्ष उन बातों को बोले। विपक्ष 10 साल तक लगातार सरकार में रहा, केंद्र में, यहाँ प्रदेश में भी उनकी सरकार रही, तो उस समय की बताए परिस्थितियाँ क्या थी। उस समय में किसानों का गेहूं ही नहीं उठता था, उनका जो समर्थन मूल्य था उस पर ना गेहूं उठता था ना उनका धान उठता था। इस समय पूरे प्रदेश के अंदर या देश में कहीं भी एक भी उदाहरण ऐसा हो किसी किसान ने समर्थन मूल्य से अपना जो है अनाज जो है कम में बेचा हो, या उसको अपना गेहूं बेचने में या अनाज बेचने में उसको कहीं जो दिक्कत आ रही हो, वो परेशानी हो रही हो, तो उसको कोई कठिनाई परेशानी नहीं है। और किसान का यही है कि समय पे उसको बिजली मिले, समय पे उसको खाद मिले, समय पे उसको पानी मिले, और उसकी फसल कट जाए तो वो समय पे उठ जाए, उसको सही उसका जो है कीमत मिल जाए। कुल मिलाकर देश के साथ ही उत्तराखंड में किसानों और मजदूरों के मुद्दे पर सियासत गर्मा गई है। सवाल ये है कि एक ओर जहां केंद्र सरकार किसानों की आय को दोगुना करने का दावा कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर यूरिया खाद के लिए किसानों को परेशान होना पड़ रहा है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या सरकार किसानों की समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रही है। आखिर ऐसी परिस्थिति में कैसे किसानों की आय को दोगुना किया जाएगा जब किसानों को खाद ही नहीं मिलेगी। देखना होगा आखिर कब तक किसानों और मजदूरों की समस्याओं का समाधान होता है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। तो किसानों का मुद्दा हमेशा से एक बड़ा मुद्दा रहा है और किसानों की समस्याओं का हल फिलहाल जो सत्ताधारी है वो देने में अक्षम साबित होते हुए नजर आए हैं। अब इसी मुद्दे को लेकर नाराजगी किसानों के सामने आ रही है। दोगुनी आय का वादा, क्योंकि ये सत्ताधारी लगातार किसान के मसीहा बनने का जो बड़े बड़े दावे करते हुए नजर आए, फिलहाल उन दावों पर खरे उतरते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। क्योंकि अगर उत्तराखंड की देवभूमि की खास तौर पर बात की जाए तो यहाँ पर जो तराई वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर वहाँ की भौगोलिक स्थितियाँ कुछ और हैं, क्योंकि ये यहाँ पर जो खेती है, खेती करने वाले किसान हैं, यूपी बॉर्डर से जुड़े हुए जो इलाके हैं तराई वाले क्षेत्र, उसी में किसान खेती कर सकते हैं। और ऐसे में खाद्य आपूर्ति ना हो पाना, जबकि परसेंटेज बेहद कम है यहाँ पर, और इसके बावजूद भी खाद्य आपूर्ति नहीं हो पाई, क्योंकि पहले ही दिन 50,000 किसानों में से सिर्फ महज 30,000 किसानों को ही यूरिया मिल पाई। और इसी को लेकर अब नाराजगी निकलकर इन किसानों की सामने आ रही है कि ऐसी परिस्थिति में कैसे किसानों की आय दोगुनी होगी, कैसे किसानों की समस्याओं का हल मिलेगा। ये तमाम अहम सवाल निकलकर सामने आ रहे हैं, क्योंकि अभी भी जब खेती का जो फसल उगाए जाने को लेकर देवभूमि में परसेंटेज कम है, इसको लेकर जब खाद्य आपूर्ति नहीं हो पा रही है, तो आखिर किसानों के लिए जो मदद को लेकर बड़े बड़े दावे किए गए, उसमें सरकार और सत्ताधारी दल कैसे खरे उतरेंगे, ये बेहद अहम सवाल है। और आज देवभूमि के दंगल में इसी बात को लेकर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। लक्ष्मी अग्रवाल जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं बीजेपी से। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कांग्रेस से अमरेंद्र बिष्ट जी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। शांति प्रसाद भट्ट जी हैं, यूकेडी प्रवक्ता, आपका बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। महक सिंह हैं, किसान सहकार भारतीय संगठन से हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। शुरुआत कर लेते हैं लक्ष्मी अग्रवाल जी से। लक्ष्मी अग्रवाल जी, क्योंकि देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी लगातार डंके की चोट में इस बात को कहती है कि वो किसानों के लिए, किसानों की आय दोगुनी कर देगी। क्या लगता है वो परिस्थितियां आपको नजर आ रही हैं? क्योंकि ये समस्याएं जब हल नहीं हो पा रही हैं, खाद्य आपूर्ति नहीं हो पा रही है, तो ऐसे में आय कैसे दोगुनी होगी? देखिए सुनी जी, अभी आपने ही बोला कि 50,000 उसमें किसानों ने वहां पे डिमांड करी थी और 30,000 किसानों को वहां पे खाद उपलब्ध हो पाई है। तो जिस तरह से देखिए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी हमेशा से किसानों की बात करती रही है, और निश्चित रूप से आप 2019 का जो घोषणा पत्र था, जो संकल्प पत्र था, उसमें जो किसानों के लिए जो भी बातें कही गई थी, उसमें से निश्चित रूप से 66% बातों को पूरा किया गया है। उसमें चाहे
किसान, और सबसे बड़ी बात देखिए, हमारी नीयत, जो भारतीय जनता पार्टी की नीयत और नीति किसानों को लेकर बिल्कुल साफ है। उसका बिल्कुल उदाहरण है, आज देखिए 11 करोड़ किसानों को जो है वो 11 करोड़ किसानों के खातों में 3 लाख करोड़ से भी ज्यादा की जो रकम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के द्वारा गई है। तो हमारी नीयत बिल्कुल स्पष्ट है, हम लोग किसानों के साथ हैं और निश्चित रूप से किसानों की आय को बढ़ाने को लेकर, किसानों की समस्याओं को दूर करने के लिए कौन लोग हैं जो नाराजगी जता रहे हैं इस बात से, मायूस भी हैं इस बात से कि सरकार तो बड़े बड़े दावे कर रही है कि किसानों की समस्याओं का हल देगी, लेकिन फिलहाल खाद्य आपूर्ति नहीं हो पा रही है, जबकि देवभूमि में देखा जाए तो बहुत बेहद कम परसेंटेज है खेती करने का। देखिए सुनी जी, मैंने कहा कि समस्याएं तो ऐसा नहीं कि आती रहती हैं, और समस्याओं को दूर करने का सरकार लगातार प्रयास करी। आप देखिए, अभी 1 तारीख को, अभी 48 घंटे पहले ही सरकार ने जो बकाया गन्ना मूल्य था किसानों का 1,131 करोड़ और 84,82,000 रुपए की राशि, जो ऋण स्वरूप है, वो अवमुक्त की गई है। जो इससे पहले कांग्रेस की भी सरकार रही है और भी सरकार रही है, उस समय के जो वो थे आज पूरे कर ले गए। तो निश्चित रूप से देखिए, इस समय डिमांड यूरिया की ज्यादा है और सारे किसानों को यूरिया एक साथ चाहिए क्योंकि फसल का टाइम है, तो उसमें 1-2 दिन की देरी हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि किसान सरकार इस चीज को लेकर गंभीर नहीं है। सरकार पूरी तरह से गंभीर है और निश्चित रूप से सरकार किसानों के साथ है। आप देखिए, लगातार अब बिजली की, पहले आप 2016 से 2014 से पहले की बात देखिए कि लगातार किसानों को कई घंटे बिजली नहीं मिल पाती थी पानी के लिए, लेकिन आज लगातार उत्तराखंड के आप देख लीजिए और उत्तराखंड से लगे हिमाचल के और किसानों को देख लीजिए, जहां कांग्रेस की सरकारें हैं, निश्चित रूप से हमारे प्रदेश में किसानों को 24 घंटे बिजली उपलब्ध हो रही है। यहाँ पर सब्सिडी, अब देखिए समर्थन मूल्य की बात है, 20 रुपए हमारी सरकार ने गन्ने पे समर्थन मूल्य को बढ़ाया है, जो अपने आप में एक काबिले तारीफ है। तो मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि हाँ सरकार नहीं कह रही, ठीक है, सरकार ठीक है। लक्ष्मी अग्रवाल जी, अगर सरकार इतनी गंभीर है तो आज मुश्किल में क्यों किसान है, किसानों को क्यों आंदोलन करना पड़ रहा है और जगह जगह प्रशासनिक स्तर पर एक फोर्स का इस्तेमाल किया जाता है उन किसानों को रोकने के लिए, क्योंकि वो अपनी मांगों को रखते हैं, मांगों को मांग करते हैं और वो मांग पूरी नहीं होती और फिर उन्हें आंदोलन करने के लिए मजबूर होना पड़ जाता है। न जाने कितनी ऐसी तस्वीर सामने आई, आपने दिल्ली बॉर्डर में देखा होगा किस तरीके से किसान वहां पर अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए थे और सरकार संजीदा है आप कह रही हैं। अमेंद्र बिष्ट जी से प्रतिक्रिया ले लेते हैं, कांग्रेस प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। अमेंद्र जी, क्या लगता है, भारतीय जनता पार्टी जो सत्ताधारी हैं उनकी संजीदगी नजर आ रही है और आ रही है, तो आखिर किसान क्यों परेशान है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जिस सरकार पर 800 से अधिक किसानों की मैं तो हत्या कहूंगा कि हत्या का मामला है, आपने पूरा देखा, आपने अपनी इंट्रोडक्टरी स्पीच में भी इस बात को कहा कि एक पिछले 2-3 वर्षों में किसानों को लेकर के सरकार पूरी तरह से, उनकी जो सोच है, जो सरकारों को लेकर के उनकी समझ है, वो पूरी तरह बेनकाब हुई है। आप जानते हैं कि किसान आंदोलन को लेकर के किस तरह से उन्होंने दमन किया और किस तरीके के काले कानून किसानों को लेकर के मोदी सरकार ने बनाए। तो ये कोई छुपा हुआ नहीं है। दूसरी बात मैं आपको बताता हूं कि 2018 में इन्होंने किसानों की आय को दुगुना करने का एक वादा किया था। 2018 से वो योजना जब इनकी लागू हुई, 2024 में हम हैं, इनको जवाब देना चाहिए कि क्या किसानों की आय दुगुनी हुई है, पहली बात। दूसरी बात कि किसान जिस एमएसपी की बात कर रहा है, तो उस एमएसपी को लेकर के चाहे स्टेट की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, वो एमएसपी लागू क्यों नहीं कर रही है, दूसरी बात। तीसरी बात, क्योंकि आज इस बात को लेकर के चर्चा है कि यूरिया और डीएवीपी की जो खाद है वो हमारे हरिद्वार जिले के किसानों को नहीं मिल पा रहा है और मतलब वो 25% भी नहीं मिल पा रहा है। ये स्थिति इस समय राज्य में है। तो न केवल ये हरिद्वार जिले की बात है, बल्कि पहाड़ी जनपदों में सहकारिता के गोदामों में ये स्थिति है कि वहां यूरिया डीएवीपी कोई भी खाद अभी उपलब्ध नहीं है। बिल्कुल। तो ये सरकार का ये दावा करना कि वो किसानों की हितैषी सरकार है, ये जब जाहिर है कि एक भी उनका कोई ऐसा कदम नहीं है। पहाड़ी क्षेत्रों में अगर अवेलेबल नहीं है तो वो मुझे लगता है वहां पर ऐसी खेती होती भी नहीं होगी कि जरूरी हो। नहीं, निश्चित तौर पर पहाड़ी इलाकों में भी पहाड़ के जो किसान हैं उनको भी
यूरिया की आवश्यकता होती है, डीएबीपी की आवश्यकता होती है। और जिस तरह से मैदानी जिलों में, उसी तरह से पहाड़ी जिलों में भी खाद के गोदाम होते हैं। लेकिन आज की स्थिति आप देखेंगे तो वहां कोई, किसी के पास कोई खाद है ही नहीं, क्योंकि मैदानी जिलों की जो पूरी खेती बाड़ी है वो खाद पर डिपेंड है, वो उनको ज्यादा जरूरत है। तो इसलिए उनकी बड़ी समस्या है। तो ऐसा नहीं है कि पहाड़ों में समस्या नहीं है, समस्या पहाड़ों में समस्या है। और यही कारण है कि महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है। पहाड़ों से मैदानी क्षेत्रों तक आते आते जो फसल हुई या जिस चीज की भी खेती वहां पर की जाती है, तो जाहिर सी बात है उसके जो दाम होते हैं वो आसमान छूते हुए नजर आते हैं। शांति प्रसाद जी का रुख कर लेते हैं। शांति प्रसाद जी, एक बड़ा मुद्दा निकलकर सामने आ रहा है, किसानों की दिक्कतें, क्योंकि किसानों की समस्याएं जो हैं हल करने की बात करती है सरकार, लेकिन ये समस्याएं हल होने की बजाय और बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। क्या वजह? बात जो आज डिबेट है बड़ी अच्छी डिबेट है, और इस बात को समझने की जरूरत है कि सरकार किसानों का दुगना उत्पीड़न कर रही है। और मजे की बात देखिए, वही सरकार कहती है कि हम इनको किसानों की दोगुनी आय कर रहे हैं। अब मैं बताता हूं आपको दुगना उत्पीड़न कैसे। किसान मौसम की मार झेलता है, और किसान नील गाय जिस तरीके से फसलों को रौंदती है, जंगली जानवर जिस तरह किसानों की फसलों को रौंदते हैं, सरकार के द्वारा आवारा पशुओं को जिस तरीके से छोड़ा गया है, वो आवारा पशु फसल खराब करते हैं। किसान उनको मार नहीं सकते। शांति प्रसाद जी, सरकार छोड़ती है, जंगली जानवरों से तो परेशान था ही। और अब आप देख लीजिए, 50,000 से ज्यादा रजिस्टर्ड किसान हैं, और यूरिया खाद के लिए सरकार परेशान और किसान परेशान हो रहे हैं। और ये तब है कि जब अभी लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं, प्रथम चरण में उत्तराखंड का चुनाव खत्म हुआ और इन किसानों को बड़े सपने दिखाए गए। और जब सरकार द्वारा यूरिया बांटा गया तो 3,000 किसानों को देते देते यूरिया 8 घंटे में खत्म हो गया। 47,000 किसान आज रो रहे हैं इस बात को लेकर कि हमने कैसी सरकार चुन ली, कैसी सरकारें बैठा दी जो किसानों का उत्पीड़न करने में आ गई है। लाखों रुपए इनका मंडी समिति में फंसा हुआ है, इनको पैसा अभी तक रिलीज नहीं हुआ। हर साल किसान जो है अपने दामों के लिए आंदोलन करते हैं, आश्वासन मिलते हैं, मगर फसलों के दाम नहीं बढ़ते। गन्ने की जो स्थिति है वो आपके सामने है। जो गन्ना मजदूर हैं वो धरने पर बैठे हैं, आंदोलन कर रहे हैं कि उनकी आमदनी बढ़ाइए। सिर्फ और सिर्फ कहने का मतलब है कि उत्तराखंड का ये दुर्दशा है कि मैदानी क्षेत्र का अन्नदाता जो इस राज्य के लिए सबसे ज्यादा अन्न उगाता है, जितनी भी गन्ने की मिलें हैं वहां सबसे ज्यादा गन्ना उत्पादन करके देता है, उसके बावजूद भी यदि उन किसानों को अपने सुविधाओं के लिए जूझना पड़ रहा है, उनको यूरिया नहीं मिल रही है, तो इससे आप पता लगा सकते हो कि कैसा दुगना आमदनी इन्होंने किसानों की है। कहने का मतलब है ये जुमलेबाज सरकार है, झूठ फरेब इनके खून में है। और यही कारण है कि 19 तारीख को चुनाव समाप्त होते ही बिजली के दाम बढ़ जाना, किसानों को सुविधा अनुसार यूरिया ना मिलना, ये बताता है कि अब इनको 5 साल तक आम जनमानस को इनका ये दमन झेलना पड़ेगा। और किसानों से शुरुआत हो चुकी है, और बिजली महंगी करके इन्होंने ये साबित कर दिया है कि यदि ये कहीं 400 पार हो गए तो जीना दूभर उत्तराखंड से लेकर देश में हो जाएगा। बिल्कुल विपरीत स्थितियां बनती हुई किसानों के लिए नजर आ रही हैं। वो भी तब जब सरकार दावा कर रही है कि आय दोगुनी कर दी जाएगी, साथ ही वो तमाम सपने जो किसानों को दिखाए गए, लेकिन तब भी किसान संतुष्ट नहीं है, क्योंकि हकीकत जो है वो सामने आ रही है। क्योंकि हकीकत ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि 8 घंटे में कैसे खाद्य आपूर्ति नहीं हो पाई। अब किसानों की नाराजगी भी निकलकर सामने आ रही है, और साथ ही जिन किसानों को यूरिया नहीं मिल पाई तो कब मिल पाएगी, इस उम्मीद में भी अब किसान बैठे हुए हैं। केंद्र स्तर पर अगर बात की जाए तो किस तरीके से दिल्ली में आंदोलन होते हैं, किसान अपनी मांगों को लेकर आंदोलन करने को मजबूर हो जाते हैं। महक सिंह हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, महक सिंह का रुख कर लेते हैं। महक सिंह, देखा जाए अब किसानों का मुद्दा जो है एक बार फिर से चर्चा का विषय बन गया है, और ये समस्याएं आज से नहीं एक लंबे अरसे से चली आ रही है। सत्ता परिवर्तन होता है लेकिन समस्याओं का हल नहीं होता। दरअसल जी, किसान एक ऐसा प्राणी है, किसान का जिस वस्तु, व्यक्ति, स्थान जिससे भी संपर्क होता है वही किसान के लिए समस्या बन जाता है। अभी अपनी प्रवक्ता ने बताया
हरिद्वार में सब ठीक ठाक है। ये बताएं कि हरिद्वार के किसी क्रय केंद्र पर अब तक 1 भी ग्राम गेहूं की खरीद नहीं हुई है और नहीं होगी, होगी भी नहीं, क्योंकि पहले बिचौलिए के द्वारा खरीदा जाएगा। वो लगभग 80-90% किसान अपना गेहूं निकाल चुका है, लगातार बेच रहा है और फिर बाद में वो गोदामों में जाएगा। कौन जानता क्या इस और किसी ने कदम उठाया है? रही बात आय दोगुनी करने की, ये बताएं कृषि यंत्रों पर कभी जीएसटी नहीं लगती थी। वर्तमान में किसान प्रत्येक कृषि यंत्र पर जीएसटी देता है। तो अब शुरू तो इससे किसान का शोषण नहीं तो क्या? कहते हैं बिजली दी, बिजली अगर 2 रुपए यूनिट 10 रुपए यूनिट दी है तो किसान का लाभ हुआ है नहीं है? किल्लत समाप्त की बात करते हैं, ये एक प्राकृतिक किल्लत तैयार की गई है। क्योंकि किल्लत के पीछे क्या होता है, सबसे बड़ा यह है कि किसान का मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक हर प्रकार का शोषण होता है। उसके लिए किल्लत को प्राकृतिक रूप से तैयार किया जाता है, अन्यथा खाद पर्याप्त मात्रा में आ सकता है, लेकिन किसान की पीड़ा को नहीं कोई समझने का। बिल्कुल, खाद तो मिलना है, ये स्वाभाविक है, लेकिन उस खाद के लिए एक व्यक्ति सुबह ही जाएगा और शाम को खाली हाथ वापस आएगा, लगातार 8 दिन तक आएगा। रही गेहूं बेचने के लिए जाएगा, वो 1 हफ्ते तक उसके डॉक्यूमेंट्स ही तैयार नहीं होंगे। आज आपका ये कागज नहीं, आपका ये कागज नहीं, कुल मिलाकर तब तक पता लगेगा खरीद समाप्त। वहां वो जाएगा तो वहां बारदाना नहीं है, वहां कंटा नहीं है, वहां कर्मचारी नहीं है। इस पर सरकार के किसी अधिकारी ने आज तक किसी कर्मचारी पर कोई एक्शन लिया हो तो बताएं। बिल्कुल इस ठीक है, सरकार तो ये चिल्लाकर डंके की चोट पर कह रही है कि भाई हम तो किसान अन्नदाता के लिए बहुत बड़े बड़े दावे और वादे किए जा रहे हैं, लेकिन उन दावे और वादों को पूरा कब किया जाएगा ये पता नहीं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़ चुके हैं, कुलदीप राणा जी, स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कुलदीप जी, आपकी भी प्रतिक्रिया बेहद मायने रखती है। अन्नदाता आज समस्याओं से जूझ रहा है, प्राकृतिक मार, मानसिक मार, यहाँ तक कि आत्महत्या तक करने को मजबूर है किसान, और किसानों की स्थितियों को बेहतर करने की बात की जाती है सरकार की तरफ से। देखिए सोनी, उत्तराखंड राज्य की ये बड़ी विडंबना रही है कि 71% वन क्षेत्र वाला ये राज्य, जिसके जंगल आज जल रहे हैं, और बाकी जो भूमि क्षेत्र बचा है जिसमें रिहाइश भी है और कृषि भी है, तो हमारे पास कृषि के लिए कितनी भूमि है और उस कृषि भूमि पर हमारी कितनी फसलें हैं, चाहे वो खरीफ की फसल हो, रबी की फसल हो, दलहन हो, तिलहन हो, ठीक, हमारे पास कितनी जमीनें हैं जो कृषि योग्य है। ऐसे में अगर हमारी राज्य की सरकारें सीमित कृषि क्षेत्र की जरूरतों को भी अगर पूरा नहीं कर पा रही है, तो ये विडंबना इस राज्य के लिए बड़ी न सिर्फ नुकसानदायक है, बल्कि जो उत्तराखंड की पारंपरिक कृषि है उसके लिए भी ये एक तरीके से निराशा पैदा करने वाला है। उत्तराखंड का जो अपना स्वभाव है, क्योंकि यहाँ की जो जलवायु है वो बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर के, क्योंकि बरसात में यहाँ जिस तरह से आपदाएं रहती हैं और जल भराव और तमाम समस्याएं रहती हैं, वैसे ही किसानों के लिए ये कठिन दौर रहता है अपनी कृषि को बनाए रखना, बचाए रखना। ठीक, लगातार किसान जो हैं खेती छोड़ते जा रहे हैं, कृषि भूमि सिमटती जा रही है और वहाँ बड़े बड़े मॉल खड़े होते जा रहे हैं। सरकार को चाहिए था कि इन विषयों को लेकर के गंभीरता के साथ चिंतन करे, लेकिन विडंबना देखिए कि अभी कुछ दिनों पहले उत्तराखंड में जो उत्तराखंड के सहकारिता मंत्री हैं, कृषि मंत्री हैं धन सिंह रावत, वो उत्तराखंड में सेब की खेती को लेकर के बयान देते हैं, लेकिन जो उत्तराखंड के कृषि मंत्री हैं उन गणेश जोशी, उनका दूर दूर तक कहीं अता पता नहीं है कि हाँ कृषि को लेकर के क्या बयान होने चाहिए, खेती को लेकर के क्या बातें होनी चाहिए, किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है,
देखिए, उत्तराखंड का में जो पहाड़ी परिदृश्य है, पहाड़ी परिक्षेत्र है, यहाँ सेब की, संतरे की काफ़ी फसल होती है। पड़ोसी राज्य हिमाचल देखिए, वहाँ सेब की कितनी शानदार फसलें होती हैं और हिमाचल का सेब पूरे देश में प्रसिद्ध है। बिल्कुल। लेकिन वहीं मैं आपको बताऊं कि हमारे उत्तराखंड राज्य में जो उत्तरकाशी जनपद है, यहाँ का जो सेब है, इसकी वैरायटी दुनिया की सबसे बेहतरीन वैरायटी में से एक है। और उन किसानों की एक ही मांग रहती है कि भैया उनको कोई कोल्ड स्टोर मिल जाए ताकि वो अपने सेब का संरक्षण कर सकें, पैकेजिंग की उनको सुविधा मिल पाए। लेकिन उनका सेब सड़ जाता है सड़कों में, लेकिन उनको सुविधाएं नहीं मिल पाती, वो सारा अनाज उसे बर्बाद हो जाता है। ठीक है, अब हम ये जो जिन चीज़ों की हम आज चर्चा कर रहे हैं, ये उत्तराखंड के सिर्फ मैदानी जिलों में, और ये मैदानी जिले कौन से हैं? हरिद्वार, देहरादून और उधम सिंह नगर। तो अगर राज्य सरकार अपने 3 जिलों की कृषि की जरूरतों को भी अगर पूरा नहीं कर पा रही है, और अभी मैं आप ही के उसमें ये आंकड़े देख रहा था कि भाई 50,000 किसानों की किसान हैं और मात्र 3,000 किसानों तक जो है यूरिया पहुंचा और यूरिया खत्म हो गया। एक ऐसा समय देश में जब चुनाव चल रहा हो और उत्तराखंड में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, क्या सरकार को इस बात का जरा भी भान नहीं है कि अगर ये मैसेज यहाँ से निकल करके, क्योंकि ये भी भाजपा शासित राज्य है, अगर ये मैसेज यहाँ से निकल करके जाएगा तो उनको आने वाले समय में चुनाव में कितनी बड़ी राजनीतिक चुनौती उनके लिए ये पैदा करेगा। बिल्कुल ठीक। हालांकि ये बड़ा मुद्दा हमेशा से रहा है राजनीतिक पार्टियों के लिए, और राजनीतिक किसानों के मुद्दों को लेकर हमेशा से होती रही है। राजनीति की चक्की में किसान पिसते हुए नजर आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखिए किसान एक आसान मोहरा हो जाता है। बिल्कुल, जब आपको भीड़ जुटानी होती है तो आप खेतों को किसानों को खेतों से हटा करके अपनी राजनीतिक रैलियों में ले आते हैं, और इसमें कोई भी राजनीतिक दल, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, बराबर की भागीदार है। लेकिन चूंकि इस समय सत्ता में भाजपा है तो स्वाभाविक सी बात है कि सवाल भाजपा से होंगे। और गन्ना किसान, हमारे उत्तराखंड की सीमा, जो मैदानी क्षेत्र की सीमाएं हैं, वहीं बगल में उत्तर प्रदेश का किसान है। बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, मात्र एक सड़क का फर्क होता है। सड़क के उस तरफ उत्तर प्रदेश है, वहां के किसान के पास सारी सुविधाएं हैं, उसको सारी खादें मिल रही हैं, उनको तमाम उपक्रम मिल रहे हैं। वहीं सड़क से इधर उत्तराखंड है, और उत्तराखंड इतना छोटा सा राज्य, उसमें भी इतने छोटे सीमित जगह पे जो किसान खेती कर रहे हैं, जिन्होंने किसी कृषि को बचाए रखा है, उन परंपराओं को बचाए रखा है, हमको वो तो एक तरीके से वेरी इंपॉर्टेंट VIP ट्रीटमेंट उनको दिया जाना चाहिए था राज्य सरकार की तरफ से। लेकिन ये बड़ा निराशाजनक है कि अगर उनको अपनी फसलों के लिए, खाद के लिए अगर भटकना पड़ रहा है, तो सरकार को इस दिशा में गंभीरता से सोचना चाहिए। बिल्कुल, मंत्रिमंडल में किस मंत्री के पास ये विभाग है, उस मंत्री की उसके कार्यों की समीक्षा होनी चाहिए, डेवलपमेंट भी चाहिए, कम से कम आने वाले समय में कृषि भूमि को भी उतनी ही गंभीरता से लेना होगा कि कैसे इसके लिए किसानों, क्योंकि किसानों के लिए खेती जो है महत्वपूर्ण है, और उसको किस तरीके से गंभीरता उसको लेकर होनी चाहिए सरकार की, अभी भी सरकार की संजीदगी नजर नहीं आ रही है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। देवभूमि के दंगल में आज चर्चा कर रहे हैं किसानों की स्थिति को देखकर, क्योंकि स्थितियां जो हैं वो सुधरने की बजाय बिगड़ती हुई नजर आ रही हैं, और किसान इसी बात से आहत है, नाराज है, क्योंकि अगर 50,000 किसान हैं और केंद्र स्तर पर अगर बात की जाए तो किसानों की समस्याओं का हल होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, और 50 में से 3,000 किसानों को यूरिया दी जाती है। हमारे साथ लगातार बीजेपी प्रवक्ता जुड़ी हुई हैं, खास मेहमान जुड़े हुए हैं, और चर्चा इसी बात को लेकर लक्ष्मी अग्रवाल जी का रुख कर लेते हैं। लक्ष्मी जी, क्योंकि MSP की मांग को लेकर लगातार किसान अड़े रहे, जिसको लेकर आंदोलन किया गया, अभी आपने विपक्ष ने कई सवाल उठाए, आपने बखूबी सुना, क्योंकि लगातार मांग की जा रही थी और आय दोगुनी की मांग भी एक लंबे अरसे से चली आ रही है। और ये जो 8 घंटे में यूरिया खत्म हो जाता है, केंद्र स्तर पर जो अन्नदाता आत्महत्या करने को मजबूर हो जाता है। डेवलपमेंट चाहिए, लेकिन उन जमीन पर कृषि की जाती है या खेती की जाती है, उसको भी उतनी ही वरीयता सरकार को देनी होगी, जो अभी भी गंभीरता नजर नहीं आ रही।
बिल्कुल सुनी जी, देखिए किसानों को मैंने कहा ना, किसानों के प्रति सरकार पूरी तरह से गंभीर है और किसानों की समस्याओं को लेकर निश्चित रूप से काम कर रही है। अभी मैं अमरेंद्र जी को सुन रही थी, वो किसान आंदोलन की बात कर रहे थे। तो अमरेंद्र जी, मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ 1988 30 अक्टूबर 1998 को, जब तत्कालीन राजीव गांधी जी की सरकार थी और उस समय जब दिल्ली में हजारों किसानों ने डेरा डाला था, जो किसान नेता महेंद्र सिंह टिकैत के उसमें, और उसमें भी तब यही समस्याएं थी कि बिजली सिंचाई की दरों को घटाने को लेके, फसल के उचित मूल्य वही को लेके समस्याएं आज भी हैं लक्ष्मी जी, वही समस्याएं आज भी हैं। कितनी हल हुई बताइएगा जरा। 37 सूत्री मांगों को लेके जिस तरह से उन्होंने वहां पे डेरा डाला था, उसके बावजूद उन पे पुलिस, जिस तरह किसानों पे लाठीचार्ज उस समय किया गया था पुलिस के अभी द्वारा, भी लाठीचार्ज हुआ था। मैं उनको याद दिलाना चाहती हूँ, तब टिकैत जी ने भी कहा था कि ये जो प्रधानमंत्री जी दुश्मनों जैसा व्यवहार कर रहे हैं और इनका खामियाजा इनको चुनाव में भुगतना पड़ेगा। और निश्चित रूप से जब अगले साल चुनाव हुए तो उसमें कांग्रेस हार गई। तो ऐसा नहीं है, मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी इसका उदाहरण है कि किसान, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के लिए अलग क्या किया लक्ष्मी जी? मैंने आपसे कहा ना, ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, ये अलग, ये किसानों के लिए किसने शुरू की? प्रधानमंत्री जी ने की, और जिसका लाभ किसानों को सीधे बहुत सारी योजनाओं की शुरुआत हुई है, लेकिन उन योजनाओं का लाभ अगर देखा जाए जमीनी स्तर पर नहीं मिल पा रहा है। सरकार ने बेहतर आय को ध्यान में रखते हुए खरीफ, रबी और जो अन्य वाणिज्यिक फसलों के जो समर्थक मूल्य थे उसमें लगातार वृद्धि की है। उसके देख लीजिए आप 2012-13 में जो धान का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य था वो 1310 रुपए था, और जो ठीक है लक्ष्मी जी, माफी के साथ आपको रोकना चाहेंगे, डिबेट में वापसी करेंगे। सीधे दिल्ली का रुख कर लेते हैं, आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का। संजय सिंह क्या कुछ कह रहे हैं आप नेता, सुनिए जरा। बहुत सारे लोगों की अचानक चल रहा है, नौजवान 30 साल का, उसकी जान चली जाती है, हार्ट अटैक हो जाता है। कोई शादी में नाच रहा है, उसकी जान चली जाती है, उस हार्ट अटैक हो जाता है। कोई जिम में एक्सरसाइज कर रहा है, उसकी जान चली जाती है। देखा होगा आपने भारत में 1000 करोड़ रुपए का हर्जाना देने का मुकदमा इस कंपनी के ऊपर ब्रिटेन में हुआ। तब इस बात का खुलासा हुआ कि इसके दुष्प्रभाव के कारण लोगों की जान जा रही है। यह बात दुनिया के तमाम देशों को, मैं फिर दोहरा रहा हूं, दुनिया के तमाम देशों को, जर्मनी को, इटली को, फ्रांस को, नीदरलैंड को, आयरलैंड को, डेनमार्क को, नॉर्वे को, ऑस्ट्रिया को, आइसलैंड को, इन सारे देशों को मार्च 2021 में पता चल गई। और उसी मार्च 2021 में प्रधानमंत्री जी ने और भारत की सरकार ने 10 करोड़ डोज का इसको ठेका दिया, 10 करोड़ डोज इससे और बनाने के लिए कहा। इतनी क्रूरता, इतनी संवेदनहीनता, भ्रष्टाचार के प्रति ऐसा समर्पण भाजपा का, लोगों की जान जाए तो जाए। हम तो अपनी फोटो लगवाएंगे, 6000 करोड़ रुपए धन्यवाद मोदी जी के पोस्टर लगवाए गए, 6000 करोड़ रुपए उसके विज्ञापन में खर्च किया गया, इसी जानलेवा वैक्सीन को लगवाने के लिए। मैं कहना चाहता हूं कि जिन लोगों की जान गई है उनका पूरा खर्च, जैसे ब्रिटेन में 1000 रुपए के हर्जाने का, 1000 करोड़ के हर्जाने का मुकदमा इस कंपनी के ऊपर है, भारत की सरकार ने अब तक पहल क्यों नहीं की? यह मामला तो संसद के अंदर भी उठाया गया था। कांग्रेस पार्टी के सांसद है इमरान प्रतापगढ़ी, उन्होंने मामला उठाया था संसद में, आप देख लीजिए संसद के रिकॉर्ड में है। और भी बहुत सारे सांसदों ने उठाया था विषय। क्यों नहीं अब तक इसके ऊपर कोई हर्जाना तय किया गया? क्यों नहीं इसके खिलाफ कोई जांच शुरू की गई? क्यों नहीं जिन लोगों की जान गई है उनके परिवारों की कोई मदद करने की कोई लायबिलिटी इस कंपनी के ऊपर फिक्स की गई? क्यों? मैंने आपको जैसा बताया, उसके पीछे धंधा है पर धंधा है, ये भारतीय जनता पार्टी का चंदा है, ये गंदा है पर धंधा ये है, ये बीजेपी का चंदा है, ये रिश्वत ली गई इस कंपनी से, इस कंपनी से रिश्वत खाई गई। इसलिए मैं मांग करता हूं भारत के प्रधानमंत्री देश की जनता से हाथ जोड़कर माफी मांगे। ये जानलेवा इंजेक्शन लगवाने के लिए
इस देश की जनता से माफी मांगे। 150 के वैक्सीन का दाम 600 रुपए करने के लिए इस देश की जनता से माफी मांगे बीजेपी के नेता। जब लोगों की लाशें बिछी हुई थी, गांव गांव में मौतें हो रही थी, शहर शहर सुनसान हो जा रहे थे, ऐसे समय में आपने इसको 10 करोड़ डोज और लगाने का ठेका दिया। ऐसे समय में आप रिश्वतखोरी में जुटे हुए थे। 52 करोड़ 50 लाख रुपए का चंदा आपने लिया, रिश्वत आपने ली, उसके लिए आप पूरे देश से माफी मांगिए। मुझे इतनी बात कहनी थी। आपका कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। तो कोरोना काल में जो कोविशील्ड वैक्सीन लगवाई गई उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी को घेरते हुए नजर आए भ्रष्टाचार का आरोप। देवभूमि के दंगल में वापस लौटते हैं खास मेहमान जुड़े हुए हैं। किसानों के मुद्दे को लेकर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ लक्ष्मी जी अपनी बात को पूरा कर लीजिए और इसके बाद अमेंद्र जी का रुख करेंगे। जी, आपने कहा कि किसानों के लिए सरकार ने क्या किया, तो मैं बताना चाहती हूँ कि छोटे और जो सीमांत किसानों के लिए पेंशन की योजना का जो वादा सरकार ने किया था उस वादे को सरकार ने पूरा किया। यहाँ तक कि जो योजनाएं लक्ष्मी जी आम जनता के लिए चलाई जा रही हैं उसमें देखा जाए तो वो रजिस्टर तो मेंटेन हो जाता है, लेकिन धरातल में वो योजनाएं जो वाकई उसके हकदार होते हैं उन्हें नहीं मिल पाती हैं। और ठीक किसानों के साथ भी ऐसा ही होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि किसानों की भी वो प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आती हैं। अमेंद्र जी का रुख कर लेते हैं। अमेंद्र जी, क्रय केंद्र में हालांकि लक्ष्मी जी को आपने सुना कि पूर्व में भी जब कांग्रेस की सत्ता थी तो किसानों की स्थितियां ऐसी ही थी, कुछ ज्यादा बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है। किसानों की समस्याएं आज भी वैसी ही हैं और किसान जूझ रहे हैं। क्रय केंद्रों में अभी तक गेहूं की बिक्री नहीं हुई और शायद यही एक वजह है कि महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, जिसको आप लोगों ने मुद्दा बनाया है। देखिए, पहली बार तो लक्ष्मी जी ने जो कहा कि 1988 में उन्होंने अपना जो किसानों का जो आज का आंदोलन है उसकी तुलना 1988 के आंदोलन से की। तो क्या वो इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि जिस तरह से राजीव गांधी जी सरकार से चल रहे हैं, क्या वो नहीं, आपने यही तो कहा कि आज अगर कोई आंदोलन हुआ है तो 1988 में भी जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी एक ऐसा आंदोलन हुआ था। आप यही तो कह रहे हैं कि तब भी सरकार की नहीं, देखिए, ठीक है अमेंद्र जी, मैं आपकी बात अमेंद्र जी एक मिनट को पूरा मैंने लक्ष्मी जी आपने क्या बोला था, यही बोला था शायद। ठीक है, एक बार रिपीट कर दीजिए क्या बोला था। चलिए आप रिपीट करिए अपनी बात को। मैं यही कह रही हूँ सुनी जी, मैंने ये कहा कि आप जो बार बार ये किसानों की उसमें बता रहे कि सरकार किसानों पे लगातार उत्पीड़न कर रही, लगातार उन पे अत्याचार कर रही, तो ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो है वो किसानों के प्रति गंभीर है। और ऐसा नहीं है कि हम तो गंभीर हैं, लेकिन आप अपनी सरकारों में देखिए कि कांग्रेस के टाइम में जब सरकार 1988 में ठीक है, मतलब वही अमेंद्र जी इस बात का जवाब दीजिए। उनको कहना पड़ा था कि ये दुश्मनों जैसा व्यवहार कर रहे हैं और उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, और उसमें भुगता भी उन्होंने। तो ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ये कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं कहा किसानों को, उसमें हमने कहा ना किसानों को लेकर, और हम तो कहते हैं कि इस देश में 4 ही जातियां हैं, उसमें किसान भी एक है हमारे लिए। तो हमारे लिए किसान सर्वोपरि है, और मैं यही अपनी बात कहना चाह रही थी। ठीक है अमेंद्र जी, मैं आपसे 4 बातें पूछना चाह रहा हूं कि यदि किसान की हितैषी आपकी सरकार है तो आप एक बात बताइए कि क्या भारतीय जनता पार्टी के राज में किसान को जो उनकी कर्ज माफी को लेकर के जो उनका बात थी, क्या उस पर कभी भारतीय जनता पार्टी ने कोई बात की? आप ये बताइए कि जो 823 किसान मारे गए, क्या वो भारतीय जनता पार्टी की दमनकारी नीतियों के कारण नहीं मारे गए? क्या आप मुझे किसी भी एक लाभार्थी का नाम बता सकते हैं अपनी सरकार में जिनको 2018 से और 2023 के बीच में जिनकी आय दुगुनी हुई हो? क्या आप बता सकते हैं कि किसी भी फसल का आपने जो है एमएसपी जो 3 नए कानून जो किसान मांग रहे थे उन मांगों पर आपने कोई कार्रवाई की हो? अभी तो मैं आपको गिनवा रही थी। अभी तो नहीं, आप समर्थन मूल्य की बात मत करिए ना। देखिए, मैं बता रहा हूँ ना, आप बीच में मत बोलिए लक्ष्मी जी। मैं ये कह रहा हूँ कि किसान क्या मांग रहे हैं, आप क्या दे रहे हैं। किस किसान ने इस देश के अंदर सम्मान निधि की मांग की?
क्या आपके किसानों का कोई मुद्दा था सम्मान निधि का? उन्होंने तो कभी सम्मान निधि की बात ही नहीं की, कोई मांग ही नहीं की उन्होंने। नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, वो क्या मांग रहे हैं? मैं अरे वो मांग क्या रहे हैं? मांग क्या रहे हैं? देखिए वो मांग क्या रहे हैं? वो आपकी पार्टी से खाद मांग रहे हैं। आप खाद दे दीजिए ना, वो आपकी पार्टी कम मिलेगी, कम मिलेगी। खाद्य आपूर्ति होती लक्ष्मी जी, तो ये मुद्दा इस पर डिबेट नहीं हो रही होती, इस पर चर्चा नहीं हो रही होती। इससे जाहिर है कि आपकी तैयारियां क्या है। देखिए आप ठीक से सुनेंगे ना, आप देखिए मैं किसान, देखिए सुनिए, मैं किसान परिवार से आता हूँ, इसलिए कि ये खाद का जो माफी के साथ आपको रोकना चाहेंगे, वापस लौटेंगे। और इसी बीच दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली से बड़ी खबर, राहुल और प्रियंका का चुनाव लड़ना लगभग तय माना जा रहा है। जो अटकलें तेज थी, गांधी परिवार के वकील अब रायबरेली पहुंचे हैं। अमेठी और रायबरेली पहुंचे वकील केसी कौशिक। तो थोड़ी ही देर में नामांकन पत्र खरीदेंगे केसी कौशिक, और लगभग ये तय माना जा रहा है कि अमेठी से और रायबरेली से गांधी परिवार के सदस्य ही चुनावी मैदान में नजर आएंगे। तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा को लेकर लगातार अटकलों का बाजार गर्म था। केसी कौशिक के नेतृत्व में यह नामांकन होगा। और यूपी सरकार में राज्य मंत्री है दिनेश प्रताप, बीजेपी से। और आपको बता दें, इस बीच दिल्ली से अहम खबर सामने आ रही है। कैसरगंज से आपको बता दें, ब्रजभूषण शरण सिंह का अगर जिक्र किया जाए तो इनके बेटे को उम्मीदवार के तौर पर उतारा गया है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है। यूपी सरकार में राज्य मंत्री हैं दिनेश प्रताप। बीजेपी से 2 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट काटकर उनके बेटे को टिकट दिया गया है। करण भूषण को उम्मीदवार बनाया गया है, क्योंकि लगातार पहले यह कहा जा रहा था कि ब्रजभूषण शरण सिंह को टिकट दिया जा सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने फिलहाल कोई रिस्क नहीं लिया है, क्योंकि विवादों में घिरे थे ब्रजभूषण शरण सिंह। और जिस तरीके से महिला पहलवानों ने गंभीर आरोप लगाए थे, और उसके बाद अब उनके बेटे को करण भूषण को चुनावी मैदान में उतारा है। यूपी सरकार में राज्य मंत्री हैं दिनेश प्रताप। तो बीजेपी से 2 उम्मीदवारों के नाम फिलहाल घोषित किए गए हैं। विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह इसी खबर पर जुड़े हुए हैं। अखिलेश, लगातार अटकलें थी इस बात को लेकर कि ब्रजभूषण शरण सिंह को चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है, लेकिन अब ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे को टिकट दिया गया है। जी बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार ये रणनीति तैयार की जा रही थी और एक कयास भी लगाए जा रहे थे कि ब्रजभूषण शरण का कैसरगंज लोकसभा सीट से टिकट कट सकता है। इसके पीछे मूल वजह बताई जा रही थी पहलवानों की नाराजगी, पहलवानों के द्वारा जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करना और उन पर तमाम तरह के शोषण के आरोप लगाने की जो वारदातें हुई थी, उनके लेकर जो माहौल के अंदर पूरा एक बार गरमाया था और उसको लेकर काफी हाई वोल्टेज ड्रामा भी देखने को मिला था। इसके लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार फूंक कर कदम रख रही थी कि ऐसा कहीं न हो कि उत्तर प्रदेश की कैसरगंज लोकसभा सीट से ब्रजभूषण शरण सिंह को अगर टिकट दिया जाता है तो विपक्ष को बैठे बैठाए एक बार फिर बड़ा मुद्दा हाथ लग सकता है और महिलाओं की सुरक्षा, और इसीलिए अखिलेश अब बेटे को टिकट दिया गया है। क्या लगता है, क्योंकि एक अच्छा खासा दबदबा ब्रजभूषण शरण सिंह का माना जाता है, एक पैठ मानी जाती है, वो तमाम वोटर्स, और देखा जाए वो जो फायदा ब्रजभूषण शरण सिंह को अगर टिकट देने से भारतीय जनता पार्टी को मिलता, तो क्या लगता है अब वो फायदा मिल पाएगा? जी बिल्कुल, ब्रजभूषण शरण को चाहे गोडा, बहराइच, श्रावस्ती का जो पूरा बलरामपुर का एक बॉर्डर एरिया कहा जा सकता है, उसके बीच की ये कैसरगंज लोकसभा सीट है। यहाँ पर ब्रजभूषण सिंह का अच्छा खासा एक दबदबा है, उनका एक माहौल है, वहां पर उनको चाहने वाले लोग भी हैं, उनके विरोधी लोग भी हैं। लेकिन फिलहाल कहा जाता है ब्रजभूषण शरण सिंह के बारे में कि उनका उस इलाके में खासकर जो राजनीतिक विधानसभा क्षेत्र लगते हैं और लोकसभा क्षेत्र लगते हैं, वहां पर उनका लोगों के साथ एक अच्छा तालमेल है, जिसका उनको लगातार
लोकसभा चुनाव हो चाहे दूसरे चुनाव हो, उसमें उनको फायदा मिलता है। और खासकर एक और बात उनके बारे में कही जाती है कि उनके करीब 50 विद्यालय चलते हैं, उन विद्यालयों में उस क्षेत्र के बच्चे पढ़ते हैं, तो उनका जुड़ाव एक परिवारों तक भी होता है। तो इस तरह से उनके लिए चुनाव जीतना एक आसान कदम रहता है। बिल्कुल अखिलेश, जो वोट बैंक ब्रजभूषण शरण सिंह का है वो फिलहाल हालांकि टिकट बेटे को दिया गया है, तो वो सारा का सारा जो वोट बैंक है वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में आएगा या फिर चुनौती बड़ी है? ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे करण भूषण सिंह को टिकट बीजेपी ने दिया है, इसलिए दिया है कि ताकि विपक्ष को एक कहने का मौका न मिले कि पहला पहलवानों के द्वारा जो भी आरोप लगाए गए थे उस आरोपी को ही भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया। इसलिए लगातार रणनीति पर बात चल रही थी कि ब्रजभूषण सिंह की पत्नी या फिर उनके बेटे करण भूषण को टिकट दिया जाए। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी ने करण भूषण सिंह को टिकट दिया, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी जो रणनीति बना रही थी उस रणनीति में काफी हद तक कामयाब अखिलेश, साथ ही लगातार कहा जा रहा था ब्रजभूषण शरण सिंह को अगर टिकट देती है भारतीय जनता पार्टी तो समाजवादी पार्टी महिला पहलवानों को चुनावी मैदान में उतारेगी। अंदर खाने से कोई खबर? फिलहाल अभी समाजवादी पार्टी की तरफ से ऐसी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन हाँ, समाजवादी पार्टी की तरफ से भी ब्रजभूषण सिंह को टिकट देने के लिए रणनीति तैयार की गई थी कि भारतीय जनता पार्टी अगर ब्रजभूषण सिंह को कैसरगंज लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाती है तो समाजवादी पार्टी उसको कड़ी टक्कर देने के महिला पहलवानों को वहां उतार सकती है, या फिर किसी महिला कैंडिडेट को उतार के उनको महिलाओं के शोषण के जो ब्रजभूषण सिंह पर आरोप लगे थे उनको जवाब देके घेरने की कोशिश करेगी ताकि लोकसभा चुनाव में वोट को खींचा जा सके और भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के तौर पर अगर ब्रजभूषण शरण सिंह आते तो उनको टक्कर दी जाए। लेकिन अब ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे करण भूषण सिंह अगर कैसरगंज लोकसभा सीट से अब चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी उनके नाम की घोषणा कर दी गई, ऐसे में है कि समाजवादी पार्टी को एक नए सिरे से रणनीति बनानी पड़ेगी और समाजवादी पार्टी नए सिरे से किसी कैंडिडेट की रणनीति को लेकर मंथन करेगी और नए नाम की घोषणा कर सकती है। बिल्कुल अखिलेश, लगातार अब इस बात पर भी नजर रहेगी कि आखिर ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे को टिकट दिया है भारतीय जनता पार्टी ने क्योंकि कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। करण भूषण को ये टिकट दिया गया। अब ऐसे में चुनौती देने के लिए इस चुनावी मैदान में जो इंडिया गठबंधन है वो किसे उतारता है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो वो तमाम जो अटकलें थी फिलहाल उन पर विराम लगता हुआ नजर आ रहा है। ब्रजभूषण शरण सिंह की जगह उनके बेटे को करण भूषण को टिकट दिया गया है और अब देखना ये होगा क्योंकि अच्छा खासा वोट बैंक है ब्रजभूषण शरण सिंह का और अच्छी खासी एक पैठ और दबदबा है, वो सारा का सारा जो वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाने की उम्मीद तो जताई जा रही है। लेकिन विपक्ष का प्रत्याशी कौन उतरता है इस चुनावी मैदान में जो टक्कर दे पाएगा, क्योंकि कैसरगंज लोकसभा सीट जो है वो बेहद अहम है हर एक राजनीतिक पार्टी के लिए। देवभूमि के दंगल में वापस लौटते हैं। खास मेहमान जुड़े हुए हैं, कुलदीप राणा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, जुड़े हुए हैं, प्रतिक्रिया लेते हैं, कमेंट, क्योंकि जिस तरीके से किसानों का मुद्दा गरमाया हुआ है और इतना कम खाद्य आपूर्ति नहीं हो पा रही है, साथ ही कई अहम सवाल भी खड़े हो रहे हैं यहाँ पर, जैसे कि कृषि यंत्रों में जीएसटी को लेकर भी सवाल उठा कि पहले जीएसटी नहीं लगती थी, अभी क्या है जीएसटी लगनी शुरू हो गई, तो उससे भी किसान कहीं ना कहीं नाराज हैं या मायूसी है उस बात को लेकर। साथ ही कई क्रय केंद्र ऐसे हैं जहां पर गेहूं की खरीद नहीं हो पाती, उन गेहूं को बिचौलिए खरीदते हैं, फिर उसे ऊंचे दाम में बेचा जाता है, तो सीधा सीधा असर देखा जाए तो इसे महंगाई से भी जोड़कर देखा जा सकता है। कुलदीप जी। बिल्कुल आपने सही बात कही, क्योंकि उत्तराखंड में जो स्थितियां हैं, देखिए सबसे बड़ी जो विडंबना है देखने को मिल रही है वो सरकार के स्तर पर है। देखिए उत्तराखंड का कृषि मंत्री कोई और है, उत्तराखंड का गन्ना किसान मंत्री कोई और है, गन्ना चीनी मंत्री कोई और है, ठीक है। उत्तराखंड पे गन्ने और चीनी पर किसी और मंत्री का बयान आता है, ठीक है। तो सरकार की तरफ से जो
एक तरीके से ये कहेंगे एक दो दृढ़ संकल्प दिखना चाहिए था किसानों के प्रति, और खासकर तब जब अभी हमने 2 साल पहले 1.5 साल पहले दिल्ली में हमने इतना बड़ा किसानों का आंदोलन देखा और पूरी भारत सरकार जो है उसके आगे उसको अपना निर्णय बदलना पड़ा, और पहली बार केंद्र सरकार ने जो है अपना निर्णय से कदम पीछे खींचे। ठीक है, अब अभी मैं भाजपा के प्रवक्ता को सुन रहा था, निसंदेह इसमें कोई शक नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी ने, केंद्र सरकार ने किसानों के लिए तमाम सारे उन्होंने रियायतें दी। उन किसान सम्मान निधि की बात हो, जो किसान कृषि बीमा योजना की बात हो, या अन्य तमाम सारी चीज़ें, ये तो ठीक है, बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दोहराई भी नहीं है, केंद्र सरकार ने दी है। पर बड़ा सवाल है कि राज्य सरकार क्या कर रही है। बिल्कुल, राज्य सरकार कहाँ है? जो प्रश्न चिन्ह है वो राज्य सरकार की कार्यशैली पर है, क्योंकि हरिद्वार का जो क्षेत्र है या उधम सिंह नगर का जो क्षेत्र है, जो मैदानी क्षेत्र है जहां गन्ना उगाया जा रहा है, वो उत्तराखंड में है। ठीक है, और ये ऐसे क्षेत्र हैं जो पड़ोसी उत्तर प्रदेश राज्य के बॉर्डरिंग जिले हैं, बॉर्डर पे पड़ते जिले हैं, तो वहाँ किसानों को भी अफसोस होता है। बल्कि एक बीच तो मुझे ये भी जानकारी मिल रही थी कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से गन्ना किसानों के साथ जो वहाँ सुविधाएं हैं और जो उनको पेराई और उसके भुगतान को लेकर के जो रहता है, तो यहाँ के किसान उत्तराखंड की मिलों को में अपना गन्ना बेचने के बजाय उनको उत्तर प्रदेश जाना ज़्यादा लाभकारी सिद्ध होता है। ठीक है, अब देखिए विडंबना कितनी बड़ी है कि मात्र 2 जिले तराई के, क्योंकि उत्तराखंड में मैदानी क्षेत्र बहुत ज़्यादा नहीं है, तराई के मात्र 2 जिले जहां किसान गन्ना उगाता है, और अगर हम गन्ना किसानों की उन मूलभूत जरूरतों को भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, तो सवाल तो खड़ा हो गई। ठीक, अब इस पूरे मसले पर देखिए जिसकी सबसे बड़ी जवाबदेही होती है वो है कृषि मंत्री गणेश जोशी। बिल्कुल, जो फिलहाल बचते हुए नजर आते हैं। उनकी स्थिति क्या है? उनका अभी तक ना तो बचते हुए, ना तो उनका कभी सेब पर बयान आता है, ना उनका कभी फसलों पर बयान आता है, ना उनका कभी। लक्ष्मी जी से भी ले लेते हैं। लक्ष्मी जी, राज्य सरकार की प्राथमिकता में कृषि है, किसान है प्राथमिकता में या नहीं? सोनी जी, मैंने कहा ना राज्य सरकार की प्राथमिकता में बिल्कुल किसान है, और इसी का नतीजा है कि मैंने कहा कि धामी सरकार ने जिस तरह से ये पेराई सत्र 2023 और 24 का जो इसमें गन्ने के मूल्य में जो 20 रुपए की जो वृद्धि की है, जो अन्य पड़ोसी देश से 5 रुपए ज्यादा है, तो ये इसका परिणाम है। और यहाँ तक देखिए अब तक सरकारी और निजी जो चीनी मिलें हैं उसके माध्यम से जो है सरकार है, मैंने अभी बताया था कि 131 करोड़ 84 लाख और 82 हजार का जो उन्होंने राशि जो अवमुक्त के रूप में गन्ना किसानों के लिए, तो निश्चित रूप में इससे किसानों को लाभ भी मिलेगा, और सरकार लगातार किसानों की आय को बढ़ाने के लिए। चलिए ठीक है, शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल एक ये बड़ी समस्या किसानों के लिए है, वो ये बात अलग है कि सरकार ये दावा करती है कि वो किसान हितैषी है या किसानों की समस्याओं से इत्तेफाक रखती है, लेकिन जमीनी हकीकत जो है वो कुछ और ही नजर आ रही है। जिस तरीके से किसान एक तरफ परेशान नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये उदाहरण है या एग्जाम्पल इसे कहा जाएगा, क्योंकि अगर किसानों को 3000 महज किसानों को यूरिया उपलब्ध हो पाई है, और ये एक बड़ा सवाल इसलिए भी है क्योंकि हमेशा से एक राजनीतिक मुद्दा रहा है किसानों के लिए, क्योंकि किसान की वो तमाम मांगे और राजनीतिक दल इसे भुनाने की कोशिश करते रहे हैं, लेकिन आज भी किसानों की जो समस्याएं हैं वो जस की तस नजर आ रही हैं। किसान आज भी उतना ही परेशान है और राजनीतिक दल महज आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति करते हुए नजर आते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में कैसे किसानों की आय को दोगुना करेगी सरकार, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि लगातार ये कहना सरकार की तरफ से कि किसानों की समस्याओं को लेकर वो बेहद गंभीर है, लेकिन गंभीरता ज़मीनी स्तर पर नज़र आनी चाहिए, जो कि फिलहाल नज़र नहीं आ रही है। और इसी को लेकर किसान भी बेहद आहत नज़र आ रहा है देवभूमि में, और अब ये मुद्दा, इस मुद्दे को लेकर सियासत तेज़ होती हुई नज़र आ रही है।
और इसी बीच बड़ी खबर बलिया से सामने आ रही है। बलिया में दिन दहाड़े हत्या की गई है। ब्रजेश सिंह की दिन दहाड़े हत्या से हड़कंप। युवक की बेरहमी से पिटाई कर मौत के घाट उतार दिया गया। दर्जनों युवक ब्रजेश की हत्या में शामिल हैं। इलाज के लिए ले जाते समय रास्ते में दम तोड़ दिया। दर्जनों युवक ब्रजेश की हत्या में शामिल। इलाज के लिए फिलहाल आनन फानन में अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की गई और रास्ते में ही दम तोड़ दिया। घटना की जानकारी फिलहाल सीओ को दी गई है। खेजड़िया थाने के गांव का ये मामला सामने आ रहा है। बलिया से अहम खबर, ब्रजेश सिंह की हत्या से हड़कंप। इसी के साथ देवभूमि के दंगल में इतना है। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।